अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास टॉपिक है। अब पीछे हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर का 12.3 हमारे पास है, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब देखें बेटा, इसमें सिर्फ आपने ये वाला फार्मूला याद रखना होता है। आपके इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इसी फार्मूले से हमारे पास सॉल्व आउट होते हैं। तो इस फार्मूले का बस इसमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पहले फार्मूले को याद कर लें। फार्मूले में हमारे पास ये जो तीन चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं ये क्या क्या हैं हमारे पास, तो ये सारी इसमें से याद रहनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी बाज़ औक़ात पूछ लेता है, तो फार्मूला लिखना होता है और ऊपर आपको देखें हमारे पास यही इस फार्मूले की डिटेल लिखी हुई है। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं बेटा कि फार्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो कहता है फार्मूले के बारे में, मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। अब ये पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आपको ये नहीं बताएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो जैसे ही न्यूमेरिकल आपको बताएगा तो उसकी रीडिंग करके ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने किस से रिप्रेजेंट करना है, p से रिप्रेजेंट करना है या q से हमारे पास रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह आपके पास आगे कह रहा है इमेज डिस्टेंस q। तो अब देखें फार्मूला आपका यही है सारा। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को q लिख देंगे, इमेज डिस्टेंस को p लिख देंगे, तो हमारे पास फार्मूला गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल गलत सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और f तो आपको पता है हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जितनी फोकल लेंथ होती है मिरर की हमारे पास वो होती है f। तो अब क्या याद रखना है इस टॉपिक में से, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला, कि हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p होता है, इमेज डिस्टेंस q होता है, और f जो होती है वो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होता है। अब डेली लाइफ से इसको बेटा कैसे रिलेट कर सकते हैं? अब डेली लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हम देखते हैं ना हमारे पास कहीं पर जो आपके पास फोटो कैप्चर करने वाले होते हैं, तो कैमरा की मदद से वो जिस बंदे का फोटो ले रहे थे उसको एडजस्ट करते हैं प्रॉपर के इतने फासले पर होना चाहिए बंदा, तब इमेज क्लियर आती है। हम भी डेली लाइफ में मोबाइल वगैरह से जो फोटो खींच रहे होते हैं तो उसमें भी हम इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। हमारे पास इमेज कितना दूर होगी तो क्लियर आएगी, हमारा मोबाइल किस तर्ज का है किस हिसाब से उसमें इमेज ज़्यादा क्लियर आएगी। तो इसी चीज़ को हमारे पास हमने मैथमेटिकली ऐसा समझे लिखा है कि कितना हमारे पास इमेज दूर होना चाहिए, कितना ऑब्जेक्ट हमारे पास दूर होना चाहिए तो इमेज सही बनेगी। ये सारी फॉर्मेशंस हैं, आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसमें देखें ये चीज़ आती है एग्जाम में, ये वैसे फोकल लेंथ ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं, वहां से भी याद रख सकते हैं। ये हमारे पास इधर हमने पढ़ी थी, ये देखें फोकल लेंथ लिखी हुई है। मजीद इजी मेरे ख्याल में अगर फोकल लेंथ के बारे में आ जाए तो इजी डेटा यही है, वो एमसीक्यूज भी यहाँ से ही कैप्चर करता है। देखें क्या कहता है हमारे पास, कहता है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमें पता है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होता है, क्योंकि वो स्फेयर का पार्ट है तो ऐसे समझें जैसे सर्कल का रेडियस होता है, इसी तरह हमारे पास स्फेयर का भी रेडियस होता है। तो कहता है फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, r/2 के इक्वल होता है। However, we take the focal length of a convex mirror as negative। अब ये बातें देखें, आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यूज देगा, ये बातें आपको खुद याद रखनी पड़ेंगी कि जो फोकल लेंथ बेटा ये रूल्स होते हैं, ऐसे समझें कि जैसे मैथमेटिकल रूल्स हैं हमारे पास। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की कैसे लेनी है, नेगेटिव लेंगे। न्यूमेरिकल में जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी, अगर वो कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल या 40 मीटर, तो आपको नेगेटिव उसके साथ लगाना होगा क्योंकि ये रूल है हमारे पास। तो आगे आ रहा है, इट इज बिकॉज द रेज अपेयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट बिहाइंड द मिरर। अब अगेन ये वाली बात, दो चीजें देता है न्यूमेरिकल्स में, आगे हम करेंगे तो आपको मजीद इसमें एलोबरेट हो जाएगा इजीली। या तो देता है कि हमारे पास इमेज मैं बना रहा हूँ कन्वेक्स मिरर से, फोकल लेंथ उसकी इतनी है, तो तब भी हमें नेगेटिव लिखना होता है। बाज औकात ये नहीं बताता है किस मिरर से बना रहा हूँ, सिर्फ ये कह देता है न्यूमेरिकल के हमारे पास जो इमेज बन रही है वो बन रही है बिहाइंड द मिरर। तो अगर बेटा बिहाइंड द मिरर भी इमेज बन रही होगी तब भी आपने फोकल लेंथ को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये किसका केस है हमारे पास,
कन्वेक्स मिरर का केस है, तो ये वही लिखा हुआ है, फोकल लेंथ को नेगेटिव हमारे पास लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे तरीके से इसको रीड कर लीजिएगा। आगे बेटा हमारे पास अगेन ये सब के रूल्स हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना है आपने। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये तीन चीजें ही थी। अब कब इनको पॉजिटिव लेना है, कब इनको नेगेटिव लेना है, इसी तरह आपको न्यूमेरिकल में हर चीज गिवन होगी, आपने पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही जज करना होगा। तो ये चीजें एमसीक्यूज और ये न्यूमेरिकल्स में उधर यूटिलाइज होती हैं। तो देखें, पहली बात अभी पढ़ा है हमने कि फोकल लेंथ हमारे पास कन्वेक्स मिरर की कैसे होगी, हमारे पास नेगेटिव होगी। अब आ गई हैं दो चीजें, ऐसे समझे, इमेज डिस्टेंस बच गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच गया, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इमेज बेटा हमारे पास दो तर्ज की होती है, एक रियल इमेज होती है, एक हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो रियल जो चीज हकीकी है हमारे पास, उसके लिए आप क्या लेते हो, सारे साइन पॉजिटिव लेते हो। तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, पी भी पॉजिटिव, क्यू भी पॉजिटिव। और ये हमारे पास किस पे बनती है, कनकेव मिरर पे। तो ये कनकेव मिरर के लिए रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, तो सारी चीजें पॉजिटिव। एक याद रख लें, बाकी जो भी आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। या इस टेबल को याद रख लें या इसको याद रख लें, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमारे पास जो भी आएगा वो नेगेटिव लेंगे। तो इस फार्मूले में बस सिर्फ यही चीजें याद रखनी है, फार्मूला और कब साइन पॉजिटिव होगा, कब आपके पास नेगेटिव होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास है मेन टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है 12.4, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखें बेटा, हम यही चीज पढ़ चुके हैं पीछे रिपल टैंक वाले टॉपिक में, उसमें आपको मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था। उसमें हमारे पास वाटर वेव्स का केस था, इसमें लाइट है उसकी जगह पे, बस बाकी सारी चीजें वही हैं। रिफ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई भी वेव, उधर पढ़ा था कि वाटर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, या स्पीड स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास जो पाथ है, ये असल वजह जान लें अच्छे तरीके से। वजह क्या होती है, स्पीड स्लो हो जाती है। जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो पाथ जो हमारे पास है वेव का, लाइट का, जो भी चीज आ रही है वो चेंज हो जाता है, उसके पीछे यही स्पीड रीजन होती है। तो जब हमारे पास पाथ चेंज होगा तो उसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, या वेव हमारे पास बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। इसे बेटा हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। अब ये आपके पास या वाटर वेव्स के केस में है या आपके पास हमारे पास लाइट के केस में है, मेन फिनोमेना वही रहता है, बस वर्ड एक चेंज होता है, वही हमारे पास या लाइट वर्ड आ जाता है या वाटर वेव्स आ जाता है। तो देखें, यही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ये एग्जांपल है बेस्ट आपकी, बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप यही लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, लॉन्ग में आ जाए तो आपने एग्जांपल ये सारी एक्सप्लेन करनी होती है इसमें। आगे हमारे पास देखें, ये फिगर बनी हुई है, ये लाजमी होती है लॉन्ग क्वेश्चन में ड्रा करना। देखें, ऐसा समझें ये गिलास हमारे पास पड़ा हुआ है, गिलास की कोई सरफेस है हमारे पास, और ये लाइट हम फॉल करा रहे हैं, यहाँ से ऐसा समझें लेजर लाइट फॉल करा रहे हैं। जब बेटा लेजर लाइट फॉल कराएंगे, ये रिफ्लेक्शन में भी चीजें पढ़ चुके हैं, ये लाइट टकराएगी। अब ये एयर में से आ रही है, ये मीडियम कौन सा है, बाहर एयर है हमारे पास, ये गिलास है। तो गिलास की सरफेस के अंदर जैसे ही हमारे पास आएगी, अब एयर डिफरेंट मीडियम है, गिलास डिफरेंट मीडियम है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हर एक मीडियम में जो हमारे पास लाइट है उसकी स्पीड डिफरेंट होती है, वो उधर भी कंप्लीटली डिस्क्राइब कर चुके हैं कि स्पीड क्यों डिफरेंट होती है। क्योंकि हमारे पास ये जो मैटर होते हैं, ये जो चीजें होती हैं हमारे पास मैटर से बनी हुई, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं कुछ हमारे पास लाइट को, या रोक लेती हैं, ऐसा समझें। तो स्पीड पर हमारे पास फर्क पड़ता है, ये मैटर चीज है हमारे पास, ये एयर है, इसमें तो इतना मैटर नहीं है हमारे पास। तो इसलिए इधर जो स्पीड है और इधर जो स्पीड है उसमें अच्छा खासा फर्क है। और फर्क की वजह से हमें लाइट कैसे नजर आती है, बेंड होती हुई नजर आती है, या अपने असल रास्ते से हट जाती है। आप कह सकते हैं बेंड हो जाती है, या अपना असल रास्ता इसका ये था, ये आती ऐसे आती है हमारे पास, अगर आप स्केल से ड्रा करें तो ये हमारे पास ऐसे आनी चाहिए थी सारी, लेकिन ये हमारे पास देखें इधर को बेंड हो गई है, स्पीड इसकी स्लो हो गई है क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। अब अगेन देखें, अब भी इसको सीधा ऐसे ही आना चाहिए था, लेकिन फिर देखें ये बेंड नहीं हो गई, क्यों, क्योंकि अगेन मीडियम चेंज हो रहा है, गिलास से निकली है फिर एयर में आ रही है। तो इसका मतलब इसकी स्पीड अगेन हमारे पास चेंज हो जाएगी, तेज हो जाएगी हमारे पास। तो ऐसा फिनोमेना
जिसमें लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम में जब एंटर होती है तो अपने असल रास्ते से हट जाती है, या हम कहते हैं बेंड हो जाती है, उसे हम बेटा नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। तो अब इसमें देखें, वही जैसे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पूरा पड़ा था, जो लाइट रे आप फॉल करवा रहे हैं लेजर वाली, उसे बेटा हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे का। दूसरी हमारे पास उधर जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते थे। इधर तो रिफ्रैक्शन हो रही है, तो ये जो रे बैंड हो रही है, इसे बेटा हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे का। सारी वही चीजें हैं हमारे पास। अब बताया था कि एंगल हम लेते हैं नॉर्मल के थ्रू। जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है उससे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। उधर भी रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में भी नॉर्मल नहीं ड्रा करते थे, तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल देखते थे और हमारे पास इंसिडेंट रे का एंगल देखते थे रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में। इधर हमारे पास कौन सी रे है, एक रिफ्रैक्टेड रे है, एक इंसिडेंट रे है। तो देखें दोनों का एंगल किससे देखा है, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का भी एंगल देखेंगे हमारे पास और रिफ्रैक्टेड रे का भी एंगल देखेंगे। तो ये आपके पास हमारे पास फिगर बनानी है। इस फिगर की यही एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो मैंने सारी बताई है। नीचे सारी वही लिखी हुई है कि एक इंसिडेंट रे आई हमारे पास फॉल कर रही है, ये एयर है मीडियम, ये गिलास है हमारे पास, बेंड हो रही है क्योंकि स्पीड उसकी स्लो हो गई थी। असल चीज़ ही यही है हमारे पास। कोई मटेरियल जितना ज़्यादा लाइट की स्पीड को स्लो करेगा उसमें उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, इन रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द वेवलेंथ। तो यही आपको कहा है कि क्या चीज़ चेंज होती है, एक्चुअली स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर बेटा चेंज होगी तो याद रखना है हमारे पास वेव लेंथ भी चेंज होगी। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, पीछे पढ़ा हुआ है। तो अब देखें, अगर v चेंज हो रहा है तो मुझे बताएं लैम्डा हमारे पास चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आगे देखें, ये पॉइंट समझने वाला है। इसी रिलेशन से अगेन आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है एंड हिंस द कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। अब ये कैसे हो सकता है, इस बात को अच्छे तरीके से समझें। हमने तो पढ़ा हुआ रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होने से हम कहते हैं ठीक है जी वेवलेंथ चेंज होगी, क्योंकि फार्मूले में वाज़ेह नजर आ रहा है वेवलेंथ भी चेंज हो गई। तो अगर स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी को तो चेंज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट 3 MCQs है आपके पास। लेकिन हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है इस फिनोमेना में। क्यों नहीं होती है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। होता ये है बेटा, ऐसा समझें, हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब मैंने f निकालना है, तो f हमारे पास क्या आ जाएगा, v ओवर लेमडा आ जाएगा। तो अब देखें, जितनी ज्यादा स्पीड चेंज होगी, ऐसे समझें, उसी रेशियो से हमारे पास वेवलेंथ चेंज होती है। स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज होती है ना, ये तो हम इस सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। तो जब दोनों चेंज होंगी आपके पास, तो इनकी जो चेंजेस है हमारे पास, वो रेशियो इस हिसाब से रहती है कि फ्रीक्वेंसी का आंसर कांस्टेंट ही रहता है। जैसे समझ लें आपके पास वैल्यू डिफरेंट होंगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि v फॉर एग्जांपल आपके पास 4 है और लेमडा भी 4 है, तो आंसर कितना आएगा फ्रीक्वेंसी का, 1। तो अब अगर मैं कहता हूँ, देखिए मैं वैल्यू तो चेंज कर रहा हूँ, v की वैल्यू 8 है, अब मैं कहता हूँ लेमडा की वैल्यू भी 8 है, तो आपके पास फिर भी आंसर क्या बनेगा, 1। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्पीड और वेवलेंथ चेंज नहीं हुई? नहीं, दोनों की वैल्यूज तो मैंने चेंज की हैं, लेकिन एक ही रेशियो से हमारे पास चेंज हुई हैं। तो यही इधर हमारे पास केस आप समझ लें कि हमारे पास जो स्पीड है और जो वेवलेंथ है, ये इस रेशियो से चेंज होती हैं कि फ्रीक्वेंसी का आंसर हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास, ये जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टेबल आपने देख लेना है। आइस और वाटर का तो इम्पोर्टेंट है, बाकी भी कोई दे सकता है। आइस, वाटर और एयर, ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आती हैं हमारे पास अक्सर एग्जाम में। अच्छा जी, अब लॉन्ग हमने देखें, पहले फिगर बनानी है, फिगर की एक्सप्लेनेशन सारी लिखनी है। जो हमारे पास इंसिडेंट रे देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होती है, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अपनी वर्डिंग में आपने लिखनी है। अब रिफ्रैक्शन की बेटा डेफिनेशन आ रही है, देखें वही है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जाहिर है लाइट बेंड हो जाती है, या आप ये भी लिख सकते हैं कंसेप्चुअल अगर लिखना चाहें, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, अपने असल रास्ते से हट जाती है हमारे पास। तो इसे बेटा हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, या कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट
एज इट passes फ्रॉम एयर इनटू गिलास। अब देखें दो डिफरेंट मीडियम है, एक एयर है एक गिलास है, एंड वाइस वर्सा इसके अपोजिट भी हमारे पास, अगर गिलास से एयर में आएगी तब भी चेंज हो जाएगी इसका पाथ, वो हम फिगर में भी देख चुके हैं। देखें ये गिलास है, गिलास में से आ रही है फिर एयर में गई तो देखें पाथ चेंज नहीं हो गया, वरना तो इसे ऐसे आना चाहिए था। तो ये सारी चीज है हमारे पास, बेसिक सी चीज है। आगे हैं बेटा हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, बिल्कुल सिमिलर वही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन इनमें फर्क देखिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या सिंपल सा यही क्वेश्चन आता है राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने ये दो पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन इसमें से अलग जो दूसरा पॉइंट है ये अलग से एग्जाम में आता है, डिफाइंड स्नेल्स लॉ हमारे पास, तो ये आपने अलग से भी याद रखना है इसको लाजमी, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आता है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहली वही रिफ्लेक्शन वाली सारी बात है, बस एक वर्ड चेंज होगा रिफ्रैक्शन का। कहता है बेटा द इंसिडेंट रे, जो रे आपकी इंसिडेंट हो रही थी, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तो तीन ही तो हमारे पास चीजें थी, इंसिडेंट रे थी, इस केस में रिफ्रैक्टेड रे है हमारे पास एक, और तीसरा हम क्या ड्रा करते हैं, जो नॉर्मल हमारे पास ड्रा करते हैं, तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सबका प्लेन क्या होना चाहिए हमारे पास, एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं, प्लेन क्या होता है, कैसे हमारे पास एक होता है, सिंगल होता है, तो इधर भी वही चीज है, बस रिफ्रैक्टेड रे है, फर्क यही है। आगे देखें हमारे पास, अब देखें एक आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उधर भी वही था, और उधर था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस टॉपिक में हमने उधर सिर्फ यही पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन इधर देखें कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साइन लग जाएगा, साइन थीटा आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, वही चीज है हमारे पास, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इसको पढ़ेंगे। और आगे हमारे पास है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों के साथ देखें साइन लगा हुआ, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर साइन लगाएंगे इंसिडेंट वाले एंगल के साथ और रिफ्रैक्टेड वाले एंगल के साथ, तो ये दोनों हमारे पास बेटा क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल आने चाहिए, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे हम बेटा, इसी दूसरे पॉइंट को आप अगर अपनी बुक में लिखना चाहें, इसे हम कहते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। इसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अब अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में किधर है, यही जो दूसरा पॉइंट है इतने तक लिख के इक्वल टू एन, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन लिख देना, ये आपका स्नेल्स लॉ बन जाएगा। अब देखें एन यहाँ पर क्या होता है, इसे देख लेते हैं, आगे आ रही है इसकी डिस्क्रिप्शन। तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, ये स्नेल्स लॉ होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा रूल्स होता है हमारे पास, तो ये स्नेल्स लॉ भी डिस्क्राइब आ गया। अब हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि एन क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ लें बेटा। दो चीजें थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में, एक हमने पढ़ा है जब इंसिडेंट कराते हैं रे, दो मीडियम हमारे पास होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो लाइट की हमने कहा स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब ऐसा समझें अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दो मीडियम डिफरेंट है हमारे पास, एक गिलास है एक हमारे पास एयर है, तो कितनी हद तक लाइट स्लो हुई है एयर से हमारे पास किस में आते हुए, गिलास में आते हुए, तो लिमिट हमारे पास, आप किसी को बताना चाहें कि 2 टाइम लाइट स्लो हो गई है, 3 टाइम स्लो हो गई है, तो ऐसा समझें इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि किस हद तक किसी भी बॉडी की हमारे पास लाइट को स्लो करने की एबिलिटी है, किसी भी मैटर की किसी भी मटेरियल की, कि वो लाइट को किस हद तक हमारे पास स्लो कर सकता है, उसे कहते हैं एन, और एन यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास। ये सारी कांस्टेंट इधर वैल्यू ये एमसीक्यूज के लिए पढ़ा हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये तो वही चीज है, इसमें वैल्यूज याद रखनी है, एमसीक्यूज इस टॉपिक में से मोस्टली बहुत ज्यादा देता है। तो देखें मेन चीज है हमारी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट क्वेश्चन वाला। तो क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब हमारा एक एयर थी ना हमारे पास फर्स्ट मीडियम, तो उसमें तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ देखें, तो हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं ना, एक्सटेंड लिमिट के कितनी स्पीड हमारे पास स्लो हो जाएगी, तो दोनों की रेशियो से निकालेंगे कि इसमें स्पीड इतनी थी इसमें स्पीड इतनी है, दोनों की रेशियो का जितना आंसर आएगा तो हम किसी को बता सकते हैं कि कितने टाइम हमारे पास
लाइट क्या हुई है, स्लो हुई है, बेंड हुई है, हमारे पास कितनी बेंडिंग होगी या कितनी स्लो होगी हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा और इसका फार्मूला। एक और बात, क्या कोई यहाँ से ये बता सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? ये भी पूछता है एग्जाम में। अभी तक बुक वगैरह में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो याद रखिएगा बेटा, दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसी में से बनाता है। पहले पूछ लेगा यूनिट क्या होता है। अब बच्चे कहते हैं बुक में कहीं पर यूनिट तो नहीं लिखा हुआ, तो समझ लेना दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान। देखें, ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड का यूनिट तो सेम आएगा। इधर भी अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड है तो इधर भी मीटर पर सेकंड, तो कोई यूनिट नहीं आएगा इसका। बाज़ औक़ात इस तरह आपसे पूछ सकता है कि बताएं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्यों कुछ नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होता इसका। तो उसकी रीज़न अगेन यही बतानी होती है, दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है, इसलिए हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इसमें बेटा हमने रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन और हमारे पास इसका यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कंसेप्चुअली इन चीज़ों को समझा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी अच्छे तरीके से याद कीजिएगा इनको। तो बस बाकी जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर वो वाली बात नहीं लिखी हुई, इसका बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में आपको ये बताता है किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि उस मटेरियल में कितनी टाइम हमारे पास लाइट स्लो हो जाती है एयर की निस्बत। ज़ाहिर है एयर में मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8, इसमें कम होगी। तो ये रेशियो आपको बताती है कि कितने टाइम हमारे पास किसी भी मटेरियल या मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब देखें, ये हर एक मटेरियल का, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, पहले से ही हमने ये सारी कैलकुलेशन की होती है। तो इनमें से मोस्टली जो आपके पास एग्जाम में आती हैं वो आइस, वाटर या एयर के, हमारे पास ये तीन वैल्यूज तो लाजमी याद रखें। जो सारी याद रख सकते हैं तो गुड हो गया, क्योंकि इसी टेबल में से तो आप कोई भी उठा सकता है ना। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से ये टेबल इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से ही सारा याद करें। ओके जी, खुदा हाफिज।